हेलो पाजी, जी। कैसे? बहुत अच्छे, आप बताइए कैसे हैं। बस बस बढ़िया। आपका इंतजार काफी सारे जने कर रहे थे, तो हमने बोला कि चेतन पाजी बस आने वाले हैं, थोड़ी देर रुकिए, और आप आ गए। कहते से आप आ गए। पाजी, बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए, पर सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके घर पे सब ठीक, आप ठीक? कैसा एनवायरनमेंट है और कैसी सिचुएशन है आपके यहाँ पे? एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग सब लोग सेफ हैं, दिल्ली में हैं, घर के अंदर हैं। और तभी बाहर जाते हैं जब जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज ठीक है, केसेस कम आ गए हैं इस समय, लेकिन डजंट मीन कि कोरोना इज नॉट देयर। कोरोना अभी भी बाहर है। तो जब जरूरत पड़े, ये मतलब सभी के लिए मैसेज है, जब जरूरत पड़े तभी आप बाहर जाइए और मास्क हर समय लगा के रखिए। जबकि मेरा दोनों वैक्सीनेशन हो गया है और अब मैं टोपी भी लगाता हूँ, अपना ऐनक भी, चश्मा भी पहनता हूँ, मास्क, डबल मास्क लगा के जाता हूँ। कह रहे थे ऑलवेज सेफर, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर ऑन। तो मेरा मेरा यही पॉइंट है। कहते हैं ना, आप युवा पीढ़ी जितनी है, आप कहते स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहना। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं। एंड वी शुड नॉट, कहते हैं ना, हम लोग की आदत है कि हम अपने कुछ लकूने साथ लगा देते हैं, लेकिन इस समय ये बीमारी ऐसी है, इसके ऊपर अपनी सोच छोड़ दीजिए, सरकार की सोच पे चलिए, वैक्सीनेट करवाइए। मैंने तो दोनों करवा लिए हैं। और फिर भी बाहर निकलना है तो मास्क निकाल लेंगे, तो एब्सोल्युटली फाइन, फाइन इन दिल्ली, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट पारी, ये सुन के काफी अच्छा लगा, क्योंकि हेल्थ है तो जहान है। मेरी मदर भी यही कहती है कि अगर आपकी हेल्थ है तो जहान है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर उसका किसी भी चीज का क्या मतलब। काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेतन पाजी के द्वारा, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं कराई है तो प्लीज जाकर वैक्सीन ले लीजिए, करवा लीजिए। वो 2 जैब जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पारी, आज आपसे बहुत कुछ बात करने को है, पर सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर जो स्पोर्ट्स टाइगर पे जने हैं वो यंगस्टर्स हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो एक स्पोर्ट्स की जो फील है वो सबके अंदर बहुत ज्यादा रहती है। मुझे आपसे जानना है कि अर्ली लाइफ जो आपकी थी एज ए क्रिकेटर, जब आप भारत के लिए नहीं खेले थे, उससे पहले जो एक पारी चैलेंजेस होते हैं उसको कैसे लेना चाहिए? आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए थे, और क्या आप एक यंग पीढ़ी को कहना चाहेंगे? क्योंकि पारी, कहना गलत नहीं होगा, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हर जने को क्रिकेटर बनना है। आज मैं अगर स्पोर्ट्स टाइगर में आ गया तो शायद पहले मेरा सपना यही था कि यार इंडिया के लिए खेलें, फिर वो इंडिया के लिए नहीं हो पाए तो यार ये करेंगे। तो उसके बारे में कितना इंपॉर्टेंट है एक इनर बिलीफ? देखिए, जब मैं स्कूल, हम लोग जाते थे, हम मतलब उस उम्र में थे हम लोग। तो उस समय एक इंडिया में कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन वो अब कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। आज स्पोर्ट्स के माध्यम से, ये सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स के माध्यम से आपके सामने व्यवसाय है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इट में बी एनी गेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है युवा के लिए कि कुछ ना कुछ खेले। कहते जान है तो जहान है, स्वस्थ रहोगे तो आबाद आबाद रहोगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के समय में। और जब हम लोग छोटे थे, क्रिकेट का जुनून था। और मैं बहुत लकी था कि मैं जिस जगह से था वहां से हमारे कपिल पाजी, द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, उनको हम लोग जब अपने क्रिकेट स्टेडियम में जाते थे, मेरे मेरे कोच, कपिल पाजी के कोच मेरे कोच सेम है, श्री देश प्रेम आजाद, लेट श्री देश प्रेम आजाद जी। और जितना मतलब कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागे पाऊं। तो कहते हैं ना, गुरु और गोविंद, मैं इसका अनुच्छेद कर देता हूं कि गुरु और गोविंद, मतलब गोविंद मीन्स भगवान, दोनों खड़े हैं। किसके पैरों को हाथ लगाऊं? कहते मैं तो गुरु के पैरों को हाथ लगाऊंगा, जिसने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिया। तो हमारे लिए क्रिकेट एक भगवान है। भगवान भगवान मतलब हम क्रिकेट को भगवान मानते हैं। और उस रास्ते पे हमें किसने डाला? हमारे कोच श्री देश प्रेम आजाद जी ने। तो उनको नमन है। हर समय मैं कहते ना, अपने गुरु को आप नमन करेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो
जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने हमें, मतलब मैं क्रिकेट स्टेडियम में जब 8-9 साल का था तब गया था मैं क्रिकेट स्टेडियम में, और वहां पर हम बड़े खुशनसीब थे, और दूर से खड़े होके कपिल पाजी, अशोक मल्होत्रा, योगराज सिंह, जो युवराज सिंह के फादर हैं, तो वो भी करेक्ट। चंडीगढ़ से थे, राकेश जॉली, रविंदर चड्ढा, बड़े बहुत क्रिकेटर्स चंडीगढ़ ने दिए हैं स्टेट्स को। हरियाणा स्टेट जिसके लिए मैं खेला सारी उम्र, पंजाब के लिए बहुत लड़के चंडीगढ़ से खेले। तो हम लोग वी वर लकी वंस की जो जिन्होंने ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स को देखा है वहां प्रैक्टिस करते हुए। तो एक हमारे ना दो नेट्स होते थे, दो, एक जूनियर एक सीनियर। तो ऑब्वियसली हम लोग जूनियर में थे, लेकिन आपको अगर गलती से मौका मिल जाता था, मतलब वंस इन 2 मंथ्स की बॉल डालो सीनियर नेट में जाकर, मतलब हम सोचते थे कि पता नहीं आज किसकी शक्ल हमने देखी है, भगवान ने हम पे कितनी बड़ी कृपा की है। हमने कपिल पाजी को बॉल डाला, हमने योग पाजी को बॉल डाला, अशोक मल्होत्रा जी को गेंद डाला। तो वो चीजें हमें हमें हर समय प्रोत्साहन करती थी। एक चाह थी कि हमें सीनियर नेट में जाकर गेंदबाजी करनी है। और आप मानेंगे, देखिए हमारे कोच आजाद साहब ने 4 टीमें बनाई अंडर 12 टूर्नामेंट, जो मैं पहला कभी कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला अंडर 12 का। और वो 4 टीमें थी, कपिल देव 11, योगराज सिंह 11, अशोक मल्होत्रा 11 एंड डॉक्टर चड्ढा 11। तो मैं कपिल देव 11 का कैप्टन था। मतलब अंडर 12 कपिल पाजी के नाम की टीम का मैं कैप्टन था। और कभी सोचा नहीं था, मतलब एक ड्रीम था कि मैं बॉल डालूंगा उनको, कभी सोचा नहीं था कि उस टीम में मैं जाऊंगा और जिसके कप्तान कपिल पाजी होंगे। तो इट इज ग्रेट जर्नी फॉर मी। तो बट वो टूर्नामेंट हम लोग जीते थे, कपिल देव 11 वन दैट। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जीतने में फाइनल में कपिल पाजी आप आए थे, योग पाजी आए थे, अशोक मल्होत्रा पाजी थे वहां। तो वो सब लोग आए थे उस फाइनल के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं पाजी के साथ हाथ मिलाया था, हाथ कांप रहे थे मेरे। एंड कपिल देव, द लेजेंड कपिल देव के साथ हाथ मिलाना ही बहुत बड़ी बात थी। और निक्कर पहनी हुई थी हम लोगों ने, छोटे थे, 8-9 10 10 साल के थे हम लोग। तो और जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, किसी को बैट मिला, किसी को ग्लव्स मिले, किसी को शाबाशी मिली। तो ऐसे इनकरेजमेंट करते थे आपके कोच कि अपने युवाओं को कैसे आपने बढ़ाना है। और कहते हैं ना, जो आपको बचपन में सिखाया जाता है, जो आप देखते हैं, आज भी आप कपिल पाजी से मिलते हैं तो आपको 10 चीजें सीखने को मिलती हैं। वो हर समय कहते हैं, मैं उस दिन हम लोग इकट्ठे डिनर पे थे पाजी के घर पे, तो उन्होंने यही आज भी कहते हैं कि जिस समय तुम घर के बाहर निकलते हो ना, करेक्ट। शाम को क्या सीख के आए हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इमटेरियल की क्या उम्र है आपकी, आप हर रोज सीखते हो, सीखने वाला चाहिए, सिखाने वाले तो बहुत पूरी दुनिया पड़ी है। तो शुरुआत मेरी क्रिकेट की चंडीगढ़ में इस तरह हुई। और देन उसके बाद धीरे धीरे उसकी हम चर्चा करेंगे। अच्छा पाजी, कहना गलत नहीं होगा, ये जो दाढ़ी है ये सफेद जरूर हो गई होगी, पर जो लुक है वो एग्जैक्ट सेम, जैसे आप पहले थे आज भी आप वैसे ही है। ये कहना पड़ेगा पाजी, इस फिटनेस का राज बताएं। देखिए ये आजकल ट्रेंड है, मैं देखता हूँ सारे यंगस्टर्स, इवन इवन इस समय हमारी टीम के सभी लड़कों ने दाढ़ी रखी हुई है। और ये ट्रेंड मैंने 30 साल पहले शुरू किया था। तो तो मैं बेसिकली ना, मुझे ये दाढ़ी वाड़ी काटना, सुबह उठ के शेव करना बड़ा आलस वाला काम लगता था। तो धीरे धीरे बढ़ती गई तो हम रखते गए। उसके बाद कौन काटेगा, थोड़ा एक हफ्ते बाद जाओ, थोड़ा ट्रिमिंग करा लो, थोड़ा ठीक है। तो कौन करेगा, बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दो, कौन दाढ़ी वाड़ी अपना रोज छिले अपने स्किन को। तो बस रखी, और फिर वो रखी तो फिर कभी काटी नहीं। एक बार काटी थी मैंने 1992 में। 92 और में। उसकी भी बात बताऊंगा, मैं जब टूर पे था या किसने मेरी जबरदस्ती मेरी दाढ़ी कटवाई थी, मतलब मेरे तो वो पहली बार मैंने जिंदगी में दाढ़ी काटी। उसके बाद तो अभी तो कभी कभी कर लेता हूँ मैं। अभी पेंडेमिक के अंदर अब घर में 50-50 दिन बैठे हैं हम लोग, कुछ तो करेंगे। कुछ कौन करेगा रोज ट्रेन, कौन करेगा चीजें, ना एक दिन कर लो फिर आ जाएगी वापस। तो क्या घर की खेती है, कभी भी वापस आ जाएगी।
घर की खेती है। पारी, मैं आगे का डिस्कशन बाद में करना चाहूंगा, पहले जानना चाहूंगा किसने आपको कहा कि भैया दाढ़ी तो काटनी पड़ेगी? हम लोग साउथ अफ्रीका के टूर पे गए थे एंड वी वर इन कीनिया। पहले हम लोग कीनिया गए, देन उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका के टूर पे जाना था। तो वो मैच नहीं हम लोग खेल रहे थे, तो कमरे में थे, तो जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले दो वहां थे। तो श्रीनाथ ने कहा कि चल 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 चेतन, तेरी दाढ़ी काटते हैं यार, कभी देखना चाहते हैं तो कि कैसा लगता है बिना दाढ़ी। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं नहीं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के चलो, हमने भी दाढ़ी काट ली। और दाढ़ी काटने के बाद मुझे याद है, और मैं ये भूल गया कि आज अगर दाढ़ी काटूंगा कि तो कोई 7-8 दिन बाद हमें मंडेला साहब को मिलना है। वो अच्छा। भूल गए थे कि वो फंक्शन हम भूल गए। दाढ़ी अब काट ली, चूजे की तरह शक्ल हो गई और लोग पहचानना बंद कर दी। आपको पहचानना बंद कर दिया। आपको जिम्बाब्वे टूर था, तो जिम्बाब्वे में आपको गेट पे रोक लिया, कौन जा रहा है ये लड़का। तो आपको तब मुझे अभी भी मेरी मेरी एक फोटोग्राफ है। आप मैं डालूंगा कभी, इंस्टाग्राम में जरूर डालूंगा, हाल जल्दी डालूंगा। वो आप देखोगे सारी टीम खड़ी है, इंडियन टीम खड़ी है, और आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं बिल्कुल शेव्ड मैं खड़ा हूं ऐसे करके। और मंडेला साहब, लाइक वी वर लकी टू मीट ए लेजेंड। एंड वो हम उस समय प्रेसिडेंट थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनसे मिलने हम लोग पूरी टीम गई थी। तो वो जवागल श्रीनाथ का नाम आएगा सबसे आगे आगे दाढ़ी काटने में। भाई जरूर देखना चाहूंगा वो फोटो जब भी आप डालते हैं। ऋषि शुक्ला और विपुल पारी खूब हंस रहे हैं, उनको ये वाला जो मोमेंट है वो उनको खूब मजेदार लगा। परी, थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि एक हैट्रिक की जब भी बात आती है, जब भी हैट्रिक का वर्ड सुनते हैं तो पहला नाम जो आता है वो हमेशा आपका आता है, और रिस्पेक्टेबल नाम है चेतन शर्मा। और आपने एक वो कहते हैं ना इतिहास रच दिया था जब आपने हैट्रिक ली। परी, शायद बहुत सारे जनों को ये नहीं पता होगा कि आपने जब हैट्रिक ली थी तो तीनों गोल मारे थे आपने। उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहूंगा कि जब पहले 2 विकेट आपने ले लिए थे तो तीसरे में जब रनअप पे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कपिल पाजी और आसपास जो जने थे वहां उसका एनवायरनमेंट क्या था, वो थोड़ा सा बताएं। इससे पहले मैं ये बताऊं तो मैं उससे कोई थोड़ा 15-20 दिन पहले आपको बताता हूं। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली गेम। अब आई डोंट नो कि उसको वनडे स्टेटस मिला था नहीं मिला था, आई एम नॉट श्योर। उसके लास्ट ओवर्स चल रहे थे, तो मैंने मुदस्सर नजर को यॉर्कर डाला, उसने सीधा खेला, कॉटन बॉल मेरे पास आया, मेरा लेफ्ट हैंड का अंगूठा टूट गया। और 7 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू होना था, तो अंगूठा टूट गया। डॉक्टर ने कहा 40 दिन तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। बट कपिल पाजी सेट, लाइक सेलेक्टर्स आस्क्ड कपिल पाजी की, ऑब्वियसली अंगूठा टूट गया तो सेलेक्टर्स तो पूछेंगे आपसे कि भैया रिप्लेसमेंट कैसे है। तो ये कैप्टन सेड नो। तो मैंने सारा असेस कर लिया, 15 दिन के अंदर चेतन ठीक हो जाएगा। और मेरे लास्ट के जो मैचेस हैं, 3-4 मैचेस, सेमीफाइनल फाइनल तक अगर हम पहुंचते हैं तो ही विल बी फिट। तो प्लास्टर चढ़ा था, मेरे हाथ में प्लास्टर था। और प्लास्टर हम लोग कोई 7-8 दिन हो गए थे प्लास्टर को। तो हम लोग दिल्ली में होटल ताज में थे, तो कपिल पाजी ने कहा यार ये प्लास्टर कब खुलेगा तेरा। तो सिद्धू एंड मनिंदर, हम चारों कमरे में थे। तो इसे खोल के देखें ऐसे, डॉक्टर क्या कहेगा, देखते हैं डॉक्टर क्या कहे। तो जो कमरे में चाकू पड़े होते हैं ना हमारे फ्रूट काटने वाले, उस चाकू से मेरा प्लास्टर काटा गया। और प्लास्टर जैसे ही काटा, आप सच मानोगे, जैसे मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हूँ ना, इसके ऊपर पिन था, पिन, देयर वाज एक पिन था। एंड वो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो ऑब्वियसली यू वर इन जनरल एनेस्थीसिया। तो मैं भी देख के हैरान हो गया, इतना मोटा अंगूठा था मेरा, इतना मोटा। एंड घबरा गए सब लोग। तो क्या, डॉक्टर अली ईरानी वाज आवर फिजियो प्लस डॉक्टर ऑफ द टीम। वो उनको बुलाया गया, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड बहुत अच्छा इंसान है डॉक। आज तक हम उसको डॉक ही बोलते हैं। तो बुलाया तो ऐसे डोंट वरी, मैं तो मुझे बॉम्बे भेज दिया गया फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए कि आई विल ज्वाइन द टीम इन बैंगलोर। तो मैं बैंगलोर पहुंचा। उस समय मेरी पट्टी हो गई थी, तो हाथ बांध देते थे मेरा। मैंने नेट में कोशिश की, लेकिन ये हाथ है क्योंकि बॉलिंग
मतलब किसी भी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए स्पेशली, अगर आप राइट हैंड फास्ट बॉलर हो तो आपका लेफ्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेक्ट। जितना तेज जाएगा तो उतना ही तेज आपका राइट हैंड आएगा। अगर ये 140 पे जाएगा तभी आपका बॉल 140 पे जाएगा, अगर ये 120 पे है तो वो भी 120 पे है। तो इसके जब मैंने पहला करने की कोशिश की, क्या हालत थी, मतलब आंख में आंसू आ गए। मीडिया ने बड़ा दबा के लिखा, बड़ा जबरदस्त अगेंस्ट लिखा जा रहा था हमारे कि रिप्लेसमेंट ले लेनी चाहिए थी। बट कैप्टन की सोच थी। देखिए क्या है कि कैप्टन, लड़ाना उसी को है टीम को। टीम करेक्ट। टीम अगर लड़ाई जाएगी तो कैप्टन ही लड़ाना है। क्या ना, फौज आप बना सकते हो तो लड़ाना तो कप्तान को ही है। तो वो उनकी सोच थी कि नहीं, चेतन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ऐसे मेरा वर्ल्ड कप शुरू हुआ। तो मुझे दिल्ली में पहला मैच खेलने को मिला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं बीच में से मुझे जाना पड़ा, क्रैम्प्स आने शुरू हो गए। देन बीच में एक और मैच खेला, देन आई प्लेड दिस नागपुर टेस्ट मैच, सॉरी नागपुर वनडे। यस। और मेरे बेसिकली मेरे रूममेट हर समय नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं, और नवजोत वॉज माई रूममेट। तो हम लोग मैच में उतरे तो थोड़ा क्या था, मेरा ना मार्टिन क्रो को बॉल डालना हर समय थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। होता है हर बॉलर के लिए, एक बैट्समैन ऐसा रहता है कि जिसको आपको ना साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रेशर में रहते हो आप, जैसे कि यार आजकल मैं एबी विलियर्स सारे गेंदबाजों के लिए। तो आपके दिमाग में एक चीज रहती है कि यार मैं आगे डालूंगा वहां से चौका पड़ेगा, पीछे डालूंगा वहां से चौका पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड मैं बॉलिंग इन नागपुर। तो पहले 4 ओवर में उस समय के 24-25 रन बहुत ज्यादा होते थे, 6 रन प्रति करेक्ट। ओवर। मतलब 6 रन प्रति ओवर मीन्स टेंशन आ जाएगी पूरी टीम को। तो मुझे हटा दिया गया। एज सुन एज मार्टिन क्रो आउट हुए तो थोड़ी देर बाद कपिल पाजी ने मुझको वापस बुलाया बॉलिंग करने के लिए। ऑब्वियसली आपको वो ओवर्स मतलब आपको ओवर्स तो पूरे करने हैं, प्लस वो मैच इंपॉर्टेंट इतना था हमारे लिए कि अगर हम उस मैच को जीतते हैं तो हम टॉप ऑफ द टेबल जाएंगे। टॉप ऑफ द टेबल में लाइक वो कैलकुलेशन, हर टीम कैलकुलेशन करती है आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो हमें वो जीतना बहुत जरूरी था मैच। तो ओवर मुझे वापस बुलाया बॉलिंग के लिए। तो जो मैंने आउट किया था रुदरफोर्ड को। तो जैसे पहला बॉल, हाँ, इन स्विंग अगर आप देखेंगे, आपने बोल्ड की बात की, मैं अभी इसके अंदर आपको हैट्रिक का बताता हूँ। पहला बॉल मेरा जो पहला विकेट मिला वो मिडिल स्टंप पे लगा, रुदरफोर्ड आउट हुए। तो एक बॉलर के लिए बहुत रिलीफ होता है जब आप पहला विकेट लेते हो। करेक्ट। मतलब यू आर देयर फॉर द टीम। आपने कुछ किया है टीम के लिए, दैट इज ए फीलिंग ऑफ ए बॉलर। आप विकेट जब तक नहीं लेते तो आपको लगता है यार मैं हॉलीडे पे तो नहीं आया यार, मुझे विकेट कुछ तो लेना है, टीम के लिए कुछ करना है। तो पहला विकेट लेते ही तो थोड़ा आपको सहारा होता है कि एटलीस्ट आई गॉट ए विकेट। दूसरा, स्मिथ विकेट कीपर थे, बड़े ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे। आए बॉल पड़ने के बाद अंदर आया तो उनके ऑफ स्टंप पे लगा। फर्स्ट बॉल ही वॉज आउट, स्मिथ आउट हुए। एंड देन उसके बाद जैसे ही 2 आउट हुए, देन सोचना शुरू करता है। देखिए एक हैट्रिक एक ऐसी चीज है जो आप सपने में भी नहीं सोचता कोई बॉलर। बिकॉज अगर आप खाली विकेट भी रख दो ना, तो मुझे अगर खाली विकेट भी दे दो, 10 बार मुझे ट्राई करने को दोगे तो मुझे नहीं लगता एक बार भी विकेट के ऊपर 3 बार लगातार लगेगी। नो चांस। मतलब ये तो ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर रहे तो अच्छा है, तो नहीं तो 3 बॉल सीधी मारना ही मुश्किल काम है। तो उसमें जब हैट्रिक के ऊपर हम जा रहे थे, कपिल पाजी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर बात कर रहे थे कि सीधा डालना है, बस कुछ नहीं करना, सीधा डालना है, बिकॉज प्रेशर रहेगा। तो हमने ड्रेसिंग रूम में देखा एन चेटफील्ड आ रहे थे उस समय। करेक्ट। और नागपुर, हाँ, नागपुर की विकेट के ऊपर जहां पर कमर से ऊपर बॉल नहीं आ रहा, और वहां पर उन्होंने चेस्ट गार्ड पहना हुआ, हेलमेट विद वाइजर, एल्बो गार्ड। तो कपिल बाजी ने देखा, आपका खौफ था इस वजह से पहनकर आए थे वो? अरे नहीं, वो बॉलर्स अपने आप को बचाते हैं। बिकॉज देखो मेन बॉलर है, अगर किसी ने बाउंसर मार दिया जाके लग गया तो टीम एक बॉलर खो देगा। चेटफील्ड जैसा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स न्यूजीलैंड प्रोड्यूस, बहुत ब्रिलियंट बॉलर थे, और वनडेज में तो हिलने नहीं देते थे। तो कपिल भाई ने देखा इसे, मुझे लगता है घबराहट है थोड़ी सी, बिल्कुल सीधा रखी हो विकेट पे, जो
मतलब कुछ नहीं करना, विकेट सीधे रखना है। मिड ऑफ पे जब बॉलिंग कर रहा था, मिड ऑफ पे सनी भाई थे, सुनील गावस्कर। तो मिड ऑन पे या मिड विकेट पे कपिल पाजी थे, मुझसे बात करके वो चले गए और मैंने बॉल डाला। मैंने बिल्कुल सीधा बॉल डाला। आप हैट्रिक को 2-3 बार देखिए, 20 वो बार दोनों, हाँ दोनों दोनों पैड्स के बीच में से बॉल गया। यस, वो इन ऐसा नहीं है कि, हाँ ऐसा नहीं है कि बॉल गया और स्पीड से और लेग स्टंप लेके चले गया। दोनों पैड्स के बीच में से बॉल निकला है। और जो बोल्ड हुआ तो उसके बाद रिएक्शन तो आप समझ सकते हो कि किसी बॉलर का क्या होगा। तो पहला बॉल मिडिल स्टंप पे, दूसरा ऑफ स्टंप पे, तीसरा लेग स्टंप पे। तो मतलब इट वाज अमेजिंग डे फॉर मी। नेवर थॉट कि ऐसी कोई चीज होगी। जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, ये नहीं लग रहा था वर्ल्ड कप खेलूंगा नहीं खेलूंगा, उसके अंदर वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक वर्ल्ड में। तो मैं कभी कभी हंसता हूँ ना, जब भी हैट्रिक्स आती है तो नाम आता है तो सबसे ऊपर नाम होता है। खुशी सबसे पता क्या होती है मुझको, कि जब इंडिया लिखा आता है ना, कि इंडिया का नाम सबसे ऊपर, इसको छेड़ नहीं सकता कोई। ये सारी बिल्कुल उम्र वहां रहेगा, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, वो ऊपर रहेगा। तो अपनी देश का नाम जब ऊपर होता है ना, इससे बड़ी खुशी किसी को नहीं हो सकती है। और सबसे खुशी मुझे पता कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं कि, मुझे नहीं पता लगा कि देखो, और पहले मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला जॉइंट उस मैच में। सुनील गावस्कर, उन्होंने, सनी भाई ने शतक लगाया था। दैट्स हिज फर्स्ट 100 करेक्ट इन करेक्ट वनडे इंटरनेशनल। करेक्ट। मतलब टेस्ट मैचेस में तो उन्होंने बोरी भर के शतक लगाए, लेकिन दैट वाज हिज फर्स्ट एंड जॉइंट विनर, जो सॉरी जॉइंट मैन ऑफ द मैच हमें दिया गया। और आई वाज ए लकी वन। देखो, मैन ऑफ द मैचेस आपको मिलते हैं, करेक्ट। कौन से याद रह जाते हैं, कि मतलब सुनील गावस्कर के साथ अगर आपको मैन ऑफ द मैच शेयर करने का मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक यंगस्टर के लिए जो सिर्फ 21-22 साल का है। पारी पर तो एक वो, बात यहाँ कहना चाहूंगा कि आप भी एक बहुत बड़े लेजेंड हैं। आपने सुनील गावस्कर जी का नाम लिया, कपिल देव जी का नाम लिया, पर आप एक लिविंग लेजेंड है हमारे लिए। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइव पे हो। मैं आपको मैं 5 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ और मैं आपको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एज ए क्रिकेटर मैंने आपकी वीडियोस देखे, बहुत छोटा था जब आप खेल रहे थे। फिर मैंने आपकी कमेंट्री इतने साल सुनी है परी। अब आप एज अ सेलेक्टर, परी कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मैं ताली जरूर, तरीके से आपने देश का नाम रोशन करा है। बिल्कुल पारी, बिल्कुल कहना पड़ेगा। आपने एक वो था ना, इतिहास रच दिया जो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। और देखो, मैंने हैट्रिक ली कि मुझे समझ नहीं आया, ठीक है हैट्रिक ले मिल गई, सबने मुबारकबाद दी। हम पूरी टीम शाम को नागपुर से मुंबई जा रही थी। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट थी, बोइंग 747। उस जमाने में हमारा बोइंग चलते थे। तो मैं, सब लोग मेरे साथ फोटो वोटो खिंचाना चाह रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे 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 लेट हो गया। और माइट भी कपिल पाजी मेरे आगे आगे थे, मैं पाजी से बात करता जाता था। लास्ट पैसेंजर्स लिटरली हम लोग थे। तो जैसे ही, या तो मालूम था, मुझे नहीं पता क्या था, क्या ऑर्गेनाइज था, जैसे ही आई स्टेप्ड इनसाइड द एयरक्राफ्ट, सारा एयरक्राफ्ट खड़ा होकर मेरे लिए ताली बजा रहा था। आई थिंक सो दैट वाज द थिंग फॉर मी। और नेक्स्ट डे जब मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो फ्रंट पेज, देख फ्रंट पेज के ऊपर, फ्रंट पेज का हाफ पेज, मतलब कहते हैं ना ऊपर ऊपर वाला हाफ पेज, सिर्फ मेरी फोटो थी। मुझे नहीं लगता उसके बाद कभी मेरी, फ्रंट पेज तो छोड़ो, बीच वाले में भी कब आई है मैं भूल गया, लेकिन फ्रंट पेज में फोटो थी। So those were the days. You do well for the country. You've been appreciated for that. You do bad for the country and you deserve to be slapped. No problem. देखो, ये क्रिकेट है। जब आप ग्राउंड पे अपना किट बैग लेकर जाते हो ना, कोई खराब नहीं करना चाहता। आप डे इन एंड आउट मेहनत करते हो अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। और जब आप अंदर उतरते हो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एवरीबडी वांट्स टू डू वेल। कोई खराब नहीं करना चाहता। बट cricket, this is called cricket, like any game. It's not cricket only, any game. You talk about badminton, tennis, golf, and हो जाता आपका दिन नहीं। तो वो दिन था मेरा 31 अक्टूबर 1987। दैट, मतलब वो दिन हर समय याद रहता है आपको। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज इन माय क्रिकेटिंग करियर। एब्सोल्युटली पाजी, वन टू रिमेंबर फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक सारे इंडियंस के लिए, सारे हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन वो। पाजी
जो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है वो ये है कि कहना पड़ेगा जो आज हार्दिक पांड्या है टीम के लिए, वो आप थे, क्योंकि चाहे आप फास्ट बॉलर कह लें पर आपसे चाहे बल्लेबाजी करा लें, मुझे याद है एक नेहरू कप के अंदर जो आपने 101 रन मारे थे, वहां पे बल्लेबाजी करके दिखा दी आपने, गेंदबाजी करके दिखा दी, उसके बाद में कमेंट्री में आए। तो पारी मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ये आपकी ये बल्लेबाजी कहाँ से आई निकल के, और सेकेंडली किसने आपको मोटिवेट करा कि यार चेतन पारी आप कमेंट्री कर सकते हैं। और कमेंट्री नहीं करी पारी आपने, आपने एक ऐसी कमेंट्री करी है, आप हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू हो गए, विजय दहिया हो गए, इनकी कमेंट्री हिंदी के अंदर याद रहती है। अब आकाश चोपड़ा जो आजकल कमेंट्री कर रहे हैं, ये कमेंट्री जिंदगी भर याद रहेगी, उस तरीके की कमेंट्री आप लोग करके गए हैं। तो वो जानना चाहूंगा कि किसने आपको मोटिवेट करा, और ये ऑलराउंडर की भूमिका जो आज तक निभा रहे हैं आप, जो आप चीफ सिलेक्टर के बारे में थोड़ा देखिए क्या है कि जब मैं पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, आपके सीनियर्स इतने ब्रिलियंट होते हैं, आपको सिखाते हैं। जब मैं पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, देखिए मेरा जो टेस्ट मैच के कैप्टन थे वो सुनील गावस्कर थे, और मेरे वनडे के कैप्टन कपिल पाजी थे। तो जब मैं टेस्ट मैच पहला खेल रहा था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो मुझे अभी तक याद है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहे हो, वो भी पाकिस्तान के अंदर गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। तो पहले ओवर में मुझको फाइन लेग में भेज दिया, और उस जमाने में ना एक लेडी स्टैंड अलग होते थे। अच्छा। हाँ, लेडी स्टैंड अलग होते थे, मेन स्टैंड अलग होते थे। तो बच्चा था 18 साल का, उठा के लेडी स्टैंड की तरफ डाल दिया कि इसी को भेज दो भाई, और फाइन लेग पे तो जाना है उधर मुझे। तो मेरे लिए गाना बना हुआ था, क्योंकि मैं पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, तो मेरे लिए एक गाना बना था। अगर आपको मतलब, सॉरी जो लोग पंजाबी नहीं समझते, तो मैं थोड़ा भी, हमारे काफी लोग हैं जो देख रहे होंगे पंजाबी नहीं समझते, तो मेरे लिए एक स्पेशल गाना बना, पहले दिन नहीं दूसरे दिन, कि उनको पता लग गया कि ये फाइन लेग पे रुक रहा है, तो गाना बन गया मेरे लिए कि कह रहे काली गुत दे परांदे नालों काला इंडिया ने बॉलर भेजा। तो मतलब मैंने अपनी शक्ल जाके ना 10 बार शीशे में देखी, इतना काला तो नहीं हो यार, वो बीएड की वजह से। तो बहुत अच्छा गाना उन्होंने बनाया था, भूल गया पूरा गाना। काली गुत दे परांदे नालों काला इंडिया ने बॉलर भेजा। दैट वाज ब्रिलियंट एक्चुअली। तो गद्दाफी स्टेडियम में हम लोग, चलो आई डिड वेल। पहले ओवर में विकेट था मेरा मोहसिन खान को। बैटिंग के अंदर हम लोग फर्स्ट इनिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और मेरी पहली बार बैटिंग आई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। मोहिंदर अमरनाथ दूसरे एंड पे थे, और हमें कोई 8 या 9 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। करेक्ट। तो मैंने 1-2 बॉलें खेली, एक बॉल मैंने खेली, मेरे मिडल ऑफ द बैट लगा और चौका हो गया। और तो कहते हैं ना 18 साल की उम्र में थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि मैं बैट्समैन बन गया, और मैं अपना सोचा अगला एक और मारूंगा, तो मिडल स्टंप निकल के बाहर गिरा। मेरा अजीम हफीज थे, हफीज लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, और गलत शॉट खेला मैंने, आउट होके मैं बाहर, और मोहिंदर अमरनाथ सामने खेल रहे हैं। और उस समय चाहिए था मुझे कि सिर्फ बैट रखना है और काम अपना जो करना है, उन्होंने 6-7 रन वो बना देंगे। चलो हमारा फॉलो ऑन बच गया, मनिंदर सिंह वॉज द लास्ट, तो बचा चुके हम, बच गए। लेकिन मेरी किस्मत क्या खराब थी उस दिन कि मेरा जो ड्रेसिंग रूम में जगह थी बैठने की, वो बिल्कुल सुनील गावस्कर जी के साथ वाली थी। मैं वापस गया तो मैं बड़ा खुश गया, चौका मार के आया हूं मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहला स्कोर टेस्ट मैच के अंदर मैंने बनाया, वो भी बाउंड्री के थ्रू। तो जैसे मैं गया तो उस समय पैड वैड उतारा, कोई बात ज्यादा नहीं करता उस समय। और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे मैं अपने पास बुलाया, फॉलो ऑन वगैरह बच गया, तो मुझे उन्होंने बुलाया, सेड ये जो शॉट खेला है ना बेटा, यस सर, ये अगर मैंने दोबारा ऐसा शॉट खेलते देख लिया तो आई विल मेक श्योर दैट इज योर लास्ट टेस्ट मैच। मतलब कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। मतलब 18 साल का लड़का, मतलब सनी कैप्टन आपको बुला के कह रहा है कि बेटा ये तू बॉलर अपने घर में बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां जरूरत है टीम को, यू हैव टू डू इट। करेक्ट। और ये क्या शॉट मारा है, उल्टा सीधा शॉट मार के आया। नेक्स्ट टेस्ट में मुझको, जो मैं नंबर 10 बैटिंग करने गया था, मुझे नंबर 7 पे बैटिंग करने भेजा गया, ये देखने के लिए कि क्या मेरे पे रिएक्शन हुआ। मुझे अभी तक याद है, अब्दुल कादर की बॉल, स्पिनर थे, मेरे चेस्ट पे लग रही थी, और मैं आंखें बंद करके सिर्फ वहां नेट आउट आया वापस। तो उस दिन से आई स्टार्टेड टेकिंग माई बैटिंग लिटिल सीरियस। पहले तो हम
टुल्ले मारते थे, कहते ना अपना आंखें बंद की और घुमा दिया। तो थोड़ा दिमाग में, एंड देन प्लस हम लोग इंग्लैंड जाते थे रेगुलर माइनर क्लब क्रिकेट खेलने के लिए। वहां प्रोफेशनल को बैटिंग करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो जो सनी भाई ने बात बोली थी वो Correct. मेरे दिमाग में घुस गई कि अगर मेरे में एबिलिटी है तो मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं। ठीक है, हमें वैसा ऑलराउंडर का तगमा नहीं मिला, मतलब जेन्युइन ऑलराउंडर्स के तगमे नहीं दिए जाते थे, क्योंकि जेन्युइन ऑलराउंडर कपिल देव थे वहां पर। बिल्कुल। और जब कपिल पाजी सामने हो तो हम जैसों को कहाँ जेन्युइन, मतलब कहाँ पाजी कहाँ हम। तो मतलब फिर भी हमारे में इतनी एबिलिटी थी कि 30 35 40 रन बना देते थे। यस, आई गॉट 100 इन 1 days। दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट थिंग ऑफ द कैप्टन कृष्णमाचार्य श्रीकांत, जो उन्होंने मेरे में एबिलिटी देखी। ही थॉट कि आई कैन गो एंड टॉप द बॉल। नोबडी थॉट। नो, मुझे अभी तक याद है कृष्णमाचार्य श्रीकांत आउट हुए और मैं अंदर जा रहा था बैटिंग करने के लिए। रास्ते में उन्होंने मुझे इतना ही बोला, 25 30 रन बना 10 बॉलों में, बिकॉज एवरेज हमें ठीक करना था। तो मुझे अंदर भेजा गया था 25 30 रन बनाने के लिए 10 12 बॉलों पे, क्योंकि हेमिंग्स इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। तो कि टांग रख के मिड विकेट के ऊपर घुमाओ और अपना 15 20 रन अगर जल्दी आ जाए 3 4 ओवर में, तो आपका ऑटोमेटिकली एवरेज ऊपर जाएगा। और देन अब किसको क्या मालूम था कि लग रहे थे तो लगते चले गए, तो शतक बन गया। तो दोज वर द डेज। बट अच्छा है, देखिए मैं हर समय ये कहता हूं कि सीनियर्स जो होते हैं आपकी टीम में, वो बहुत आपको गाइड करते हैं। करेक्ट। और ये एक जूनियर, और जूनियर नहीं कहूंगा मैं, एक यंगस्टर में, दैट विल बी एक्चुअल वर्ड। एक यंगस्टर कैसे उसको अपने अंदर लेके जाता है, जो वो बात आपको बोल रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपके लिए अच्छा चाह रहे हैं तभी वो आपको डांट रहे हैं। आज आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए डांटते हैं, ना कि आप कि उनको आपके साथ कोई दुश्मनी है। तो अगर वो आपके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं या सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं, तो अगर आप समझना चाहो तो समझ जाओ, नहीं समझो, जो समझा वो, तो नहीं समझो तो आपकी किस्मत खराब है। तो मतलब सीनियर्स आपको अच्छी बात ही बताएंगे। तो मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल आर सीनियर गाइस जो हमारे से बड़े थे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट। एंड भाई, कमेंट्री के लिए किसने आपको मोटिवेट करा कि आप कर सकते हैं, या फिर सेल्फ बिलीव था कि यार मेरी आवाज है और मैं कर सकता हूँ? देखिए क्या है कि आप जब आते हो ना, कि मतलब क्रिकेट छोड़ते हो, आप क्रिकेट के साथ जुड़े रहना चाहते हो। करेक्ट। एंड बहुत एवेन्यूज हैं आप जिसके साथ जुड़ सकते हो। आप कोचिंग कर लो, आप बहुत चीजें हैं, कोचिंग करो, टीम के साथ जुड़ो, कैसे करो। और एक एक चीज है जो कमेंट्री करके, लाइक यू आर विद देम, यू आर ऑलवेज देयर। और क्रिकेट की सिवाय हमें कुछ नहीं आता। क्रिकेटर को कहते कुछ नहीं आता, क्रिकेट ही आती है सिर्फ। और जो हमारा पैशन है, जिसके लिए हम जिए, जिसने हमें सब कुछ जिंदगी में दिया, अगर उसी से आपको जुड़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आई स्टार्टेड विद चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स। मैं मतलब दूरदर्शन वाज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल इन माय लाइफ, जिन्होंने बहुत मुझे बहुत इनकरेज किया। हम देखो, शुरू में जब आप आते हो आप गलतियां करते हो, करेक्ट। सीख के आप सीखोगे, आप सीखे सिखाए तो आओगे नहीं। तो आपने सीखा, गलतियां भी की, सिखाया गया आपको बहुत एक्सपीरियंस। सुशील दोषी, मनिंदर सिंह इज अनदर नेम जो काफी, हाँ, मनी अनदर नेम जो काफी मुझे इनकरेज किया कमेंट्री के अंदर। तो सुशील दोषी जी के साथ कमेंट्री आप करने बैठ जाओ तो कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे निकल जाते थे जो हमें समझ ही नहीं आते थे। तो हमें उस समय तो हम कमेंट्री कर रहे होते तो बोल देते थे, बातें पूछते थे, सर इसका मतलब क्या है, ये तो समझा दो। उन्होंने एक बार कमेंट्री करते करते मेरे साथ बोला, चेतन देखिए शंका के गलियारे में गेंद गिरी। शंका के गलियारा, मुझे उस समय नहीं पता था, मैं बिल्कुल नया था कमेंट्री के अंदर कि शंका का गलियारा क्या होता है। तो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो वो चीजें आप ऐसे सीखते हो। आपके फेलो
फेलो क्रिकेटर्स क्रिकेट में होते हैं तो वो सिखाते हैं, जब फेलो कमेंटेटर्स आपको वो चीजें सिखाते हैं, तो देन ऑटोमेटिकली आप कमेंट्री में आए. देन आई वर्कड फॉर channels for 16 years, 15 years I worked for India TV itself. That's a Correct. long period. Yeah. Yeah. 15 साल लगातार मैंने इंडिया टीवी के लिए काम किया है. देन आई वाज वर्किंग विद स्टार, सोनी, आईपीएल. तो मतलब आप क्रिकेट से जुड़े रहे. आपको यू शुड मतलब मुझे अच्छा लगता था, मुझे मजा आता था कि मैं जाके कमेंट्री करूं, क्रिकेट के साथ जुड़ूं. आपकी कमेंट्री सुन के सॉरी, मजा तो हमें आया आपकी कमेंट्री सुन के. अच्छा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. वो उसमें काफी मजा आया. पारी, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में. एनालिसिस पॉइंट रखेंगे, सिलेक्शन पे नहीं जाऊंगा मैं एनालिसिस आपसे जरूर पूछना चाहूंगा. पारी, क्या लगता है, बहुत बड़ा दिन, एक ऐतिहासिक दिन है कल भारत के लिए, भारत बनाम न्यूजीलैंड. कितना बड़ा दिन, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप भी आपने देखा है, 2007 भी देखा है, 83, 87 तो आप खेले ही हैं, तो आपने वो देखा है. क्या लगता है एक आईसीसी टूर्नामेंट विराट कोहली की कप्तानी में कल कितना बड़ा दिन भारत के लिए? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आई नो इट्स ए आईसीसी वर्ल्ड कप. एवरी गेम इज इंपॉर्टेंट टू अ क्रिकेटर. वो वैसे ही प्रिपेयर करता है अपने आप को. मतलब आप किसी भी क्रिकेटर से बात करेंगे, ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ उसी तरह. बट इट इज ए वर्ल्ड कप, जो एक हर क्रिकेटर की एक तमन्ना है कि मैंने वर्ल्ड कप में खेलना है. बहुत ऐसे क्रिकेटर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, जो मेरे साथ खेले हैं, मेरे से ज्यादा क्रिकेट भी खेले हैं, बट दे हैव नेवर प्लेड ए वर्ल्ड कप. वो एक उनके मन में आज भी रह गई है कि यार मैंने 10 साल 12 साल इंडिया खेला, इतने मैचेस खेले, लेकिन मैंने वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच खेलने जा रहे हो. करेक्ट. एक ट्रॉफी है सामने, वो ट्रॉफी आपने घर लेके आनी है, करोड़ों अरबों लोग इंतजार कर रहे हैं. इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. इससे बड़ी बात इट्स अल्टीमेट. और हमारी टीम लाजवाब. क्या लड़के हैं, मजेदार. तो मुझे कोई टेंशन नहीं, सच माने कोई टेंशन नहीं. मैं तो कल सुबह, क्योंकि आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्रिकेट कवर करते हुए थोड़ा टाइम हमें भी हो गया है, ऑब्जर्व और देखते हुए उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है. जो अभी इंडिया का फास्ट बॉलिंग लाइनअप है पारी, इससे बेटर मैंने आज तक नहीं देखा. जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, 5 गेंदबाज फाइनल 15 के अंदर, और सारे ऐसे कि प्लेइंग 11 में किसको रखो और किसको हटाओ. आई थिंक ये जो आपने सिलेक्शन करा है पारी, पूरे नंबर आपको देना चाहूंगा. पर पारी, एक चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा मैं, सिलेक्शन कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 2020 को आप चीफ सिलेक्टर बने, और उसके बाद में पहला एक ऐसा इंस्टेंस आया है पारी, क्योंकि 15 का स्क्वाड चुनना पारी शायद इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो पाता, जब आपको पता है 10-11 प्लेयर यार ये तो खेलेंगे, 4-5 में माथाफोड़ी लगती है. पर यहां पे आपको 20-20 के 2 बड़े बड़े स्क्वाड बनाने थे, एक जो श्रीलंका दौरा पे जाएगा और एक जो इंग्लैंड दौरा पे जाएगा. और ऐसा भी नहीं कर सकते कि श्रीलंका दौरा में यार थोड़ा लाइट भेज देते हैं, इंग्लैंड दौरा में थोड़ा ऊपर भेज देते. दोनों ही स्क्वाड पारी ऐसे हैं कि आप किसी को कम नहीं आंक सकते. तो उसमें बताएं पारी, कहां किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रही, क्या दिमाग में चलता है जब सिलेक्शन होता है, किन किन चीजों की फैक्टर्स दिमाग में रखे जाते हैं, और कैसे आपने इतनी बेहतरीन टीम्स बनाई है? देखिए, क्या है कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होता है, दैट आई कैन नॉट डिस्कस. लेकिन अगर आप इंडिया में इतना टैलेंट है, इतने अच्छे बच्चे हैं कि अगर आप तीसरी टीम भी बनाओगे ना, तो उस टीम में भी कंपटीशन हो जाएगा, और उसमें से भी 1-2 प्लेयर बाहर रह जाएंगे, जो माइट भी दुख लगेगा ये भी चले जाता तो बहुत अच्छा होता. मतलब इतना अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है, इतना ब्रिलियंट. मतलब देखिए, क्रेडिट कहाँ जाता है? क्रेडिट हर समय पेरेंट बॉडी को जाता है. इट इज टू द बीसीसीआई. इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, पेंडेमिक के अंदर भी
आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई। मतलब बिल्कुल कहना बहुत आसान है, मतलब घर बैठ के कह दो अरे मैचेस नहीं हो रहे हैं, यू नो। करेक्ट। आपको आपको बबल में रखना, बबल में कुछ ना होना, कितना कितना एफर्ट जाता है उसके अंदर। और उसमें भी जितनी ही विंडो मिली उसके बीच में हो गया। तो देखिए चीजें होती रहेंगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का रास्ता बना हुआ है, जैसे जितनी टीम जिस समय हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रही हैं, पूल ए, पूल बी, पूल सी में, दिस इज एंटायरली बीसीसीआई, आई गिव ए क्रेडिट। देखिए मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे तो मुश्किल से 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने हुए हैं, उसमें से 3 महीने तो मैं घर में ही था। तो मतलब ज्यादा अभी हमारी ट्रैवलिंग तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एवरीबडी इज एट होम। बट करेक्ट। आप जितना मैंने देखा है, जितना सिस्टम है, जितना बेंच स्ट्रेंथ है, जितने अच्छे बच्चे हैं, फुल क्रेडिट टू बीसीसीआई। मतलब मुझे नहीं लगता, मैं वर्ल्ड अराउंड मैंने देखा है, हर जगह देखा है, और इतने प्लेयर्स खेलना चाहते हैं क्रिकेट और उनको संभालना एक करेक्ट। पेरेंट बॉडी के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्टेट बॉडी, बीसीसीआई, मतलब अमेजिंग। आप फैसिलिटीज देखें, आप हर चीज में जाकर अगर एक बार देखेंगे, यू गो टू एनसीए, यू गो टू एनीवेयर, आप किसी चीज में इट्स ऑल परफेक्ट। और लड़कों को देखिए फैसिलिटीज मिलती हैं और तभी तो बच्चे आते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बड़ी खुशी होती है मुझे जब इंडिया का नाम सबसे आगे चलता है और लोग ये बोलते हैं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बेहतरीन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना बेहतर है। तो बहुत खुशी होती है जब भारत का नाम आता है, बीसीसीआई का नाम आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन है। और आगे आगे भी आप देखेंगे तो दिन पर दिन रात चौगनी तरक्की होती जाएगी और ये चीजें और बढ़ती चले जाएंगी। बिल्कुल पाजी, क्योंकि अगर जब तक आप हैं उस पैनल में, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट हैं, जय शाह हैं, उनके अलावा राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और पाजी कहना गलत नहीं होगा, एक बड़ा पॉइंट आपने भी उठाया कि ऐसी सिचुएशंस के बावजूद अगर डोमेस्टिक क्रिकेट करवा पाई इंडिया, और उसके बाद जितना भी हम आईपीएल करवा पाए वो भी भारतीय कंडीशन में जहां पे इतना डिफिकल्ट था, पूरे में से पूरे नंबर मिलने चाहिए बीसीसीआई को। काफी बेहतरीन काम करा है। पारी एक अलग सेगमेंट पे जाऊंगा, उससे पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वर्ल्ड कप 2021 एक ऐसा चीज जिसपे हर जने की निगाहें, हर जने उस पे एक निगाहें लगा के बैठे हैं। क्या लगता है पारी, क्या उम्मीद करी जा सकती है? क्या आपके थोड़े से उस पे वर्ड जानना चाहूंगा। भारत से क्या उम्मीद रहेगी और आप लोगों के लिए कितना बड़ा हेडेक होने वाला है जब आप सिलेक्शन करेंगे? सिलेक्शन में नहीं जाऊंगा भाई, बस जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि देखिए आपको कोई कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक टेंशन की जरूरत है जो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि रेन गॉड दूर रहे। फोकास्ट देखिए इंग्लैंड में तो आपको मालूम है कि कैसे बरसात होती है, जबकि बस बरसात ना हो उसके बाद हमारी टीम का तो कहते कोई बात करने वाली बनती ही नहीं है कि क्या क्लास है टीम। बट कहते हैं ना कि आप एज ए क्रिकेटर आपको दुख लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हो और करेक्ट। मैच पूरा नहीं। तो लेट्स ऑल प्रे कि मैच पूरा हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो उसी की वेट कर रहा हूँ कि बस बरसात खलल ना डाले, उसके बाद सब ठीक होगा। वैसे तो 5 दिन साउथहैम्पटन के अंदर बारिश आ सकती है, पर कितनी आएगी, पासिंग शावर है या फिर पूरी शावर रहेगी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। भाई मेरा वैसे सवाल T20 2021 विश्व कप पे था कि उस पे कितना ज्यादा आपको लगता है कि एक हेडेक होने वाला है सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि इतने सारे अच्छे खिलाड़ी और उनमें से फाइनल 20 चुनना काफी एक टफ टास्क। देखिए क्या, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। जब अपने घर में इतना हेल्दी कंपटीशन हो और ऐसा हेल्दी कंपटीशन हेडेक सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वो देखते हैं जैसे जैसे सिचुएशन आएंगे, अभी दूर है चीजें, तो लेट्स सी। तो लेकिन अभी तो कल कल के लिए तैयारी करो ना आप सब लोग, 3:30 बजे, जी तो वो हाँ मजा भाई, आएगा सबके कल लिए। की पूरी तैयारी पारी।
पर इस लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। उस सेगमेंट का नाम है सुपर ओवर। 6 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आपको सेकंड्स मिलेंगे वो आंसर करने के लिए। जैसे आप कमेंट्री पैनल में करते थे वैसे ही यहाँ पे हम आपसे पूछने वाले हैं। आप 5 मिनट के लिए भूल जाना कि आपसे मैं बिल्कुल सिलेक्टर वाला या फिर वो वाला सेगमेंट नहीं पूछ रहा हूं। मैं एज चेतन शर्मा पारी से पूछ रहा हूं, क्रिकेटर या सेलेक्टर ज्यादा डिफिकल्ट क्या चीज लगी? क्रिकेट क्रिकेट मतलब देखिए, सेलेक्टर तो आज बने हो, पहले तो क्रिकेटर ही हो ना आप। क्रिकेटर हो तभी तो आप कुछ बने हो। क्रिकेट क्रिकेट से ज्यादा कुछ चीज नहीं हो सकती। क्रिकेट खून में, सोते समय, खाते समय, सांस लेते समय, क्रिकेट ऑल द वे। नथिंग बेटर देन क्रिकेट। क्रिकेट से बढ़ के कोई चीज हो ही नहीं सकती। और चीजें तो आती ही रहती है, जाती रहती है, लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हो, उस झंडे के नीचे खेलते हो, अमेजिंग। उससे बड़ी खुशी की बात ही कुछ नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली पारी। पारी, फेवरेट ऑन फील्ड मेमोरी कौन सी है आपकी? मेरा इंग्लैंड का, देखिए क्या है कि इंग्लैंड हम कोई 21-22 साल के बाद जीते थे 1986 में। अजीत वाडेकर जी मेरा ख्याल 1971 में जीते थे। उसके बाद कपिल पाजी के कैप्टनसी में 86 में जीते थे। आई गॉट 16 विकेट्स इन 2 टेस्ट मैचेस, 16 विकेट्स। एंड सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये है कि 5 विकेट्स मैंने लॉर्ड्स में ली थी। आज भी उस बोर्ड के ऊपर नाम लिखा है। जब कभी कभी मेरे दोस्त लॉर्ड्स जाते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं कि आपका नाम वहां लिखा है, तो वो मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता है कि आप जब इंग्लैंड में जीते और इतने सालों के बाद जीते, और उसके बाद राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने जीत हासिल की थी, तो मतलब वो बहुत खुशी होती है आपको। लॉर्ड्स के अंदर, मक्का ऑफ क्रिकेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपका नाम लाइफ टाइम के लिए वो वहां पर बोर्ड पे लिखा गया है कि यू गॉट 5 विकेट्स इन लॉर्ड्स। या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पारी आपसे पूछूं उससे पहले, एक कोई आस्था भट्ट करके है, वो काफी टाइम से आपको हेलो बोल रहे हैं, तो मैं उनका हेलो आपको ट्रांसफर करना चाहूंगा। वो बहुत टाइम से करीबन करीबन 50 कमेंट आपको भेज चुके हैं। हेलो सर, आस्था हेयर फ्रॉम स्लेज हैमर एकेडमी इन हरियाणा। तो वो आपको हेलो बोल रहे हैं काफी देर से। स्लेज हैमर के लिए मैं कोचिंग करता था, मेरी एकेडमी थी वो, मतलब इन द सेंस मेरी एकेडमी नहीं थी। आई लाइक हमारे मित्र हैं उनका, उन्होंने ग्राउंड बनाया था, तो वी स्टार्टेड दैट एकेडमी। आई वाज हेड कोच देयर। तो ये काफी 3 साल पहले की बात है। देन उसके बाद बिकॉज ऑफ द कमेंट्री एंड ऑल, मुझे थोड़ा, क्योंकि यहाँ से वहां तक ट्रेवल करना 1.5 आवर्स, इट वाज नॉट दैट इजी। बट स्लेज हैमर को शुरू किया था हम लोगों ने, and they are still, I heard they are still doing very well. I haven't visited that academy for long time, but I heard they are doing very well. ग्रेट परी। परी, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? मैंने अपने फादर से पूछा था एक बार, अच्छा, मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं क्या होता। पढ़ने के लिए हम बैक बेंचर्स थे। मतलब सच पूछो, मुझे भी नहीं मालूम। तो मेरे डैड तो मुझे कहते हैं कहीं क्लर्क व्लर्क लगा होता तो क्या करना है, साइकिल लेके घूम रहा होता। तो आई डोंट नो। अब मैं सच पूछे, मुझे नहीं मालूम अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता। बिकॉज आई प्लेड एट द एज ऑफ 17। जब मैं पहला वनडे खेला था, कोई 17 ईयर्स, कोई 300 ऑड डेज थे मेरे। मैं 18 साल का नहीं हुआ था। आई वॉज इन स्कूल, क्लास 11th व्हेन आई प्लेड फॉर इंडिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 1983। तो आपको सोचने का मौका नहीं मिला। मतलब जब तक आप सोचते तो आप इंडिया खेल गए थे। तो और जैसे आप इंडिया खेल गए तो नौकरी वोकरी तो फिर मिल ही जाती। आई गॉट माई, मतलब मैंने अभी ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट नहीं आया था, और मुझे पहले से फोन आ गया था अपॉइंटमेंट के लिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप अपनी मार्कशीट को सबमिट कराए और आपको मैनेजर की जॉब मिलेगी। मैनेजर की जॉब एस्कॉट्स के अंदर। आई स्टिल रिमेम्बर मिस्टर उपाध्याय थे, मिस्टर एचपी नंदा वाज अलाइव दैट टाइम। तो क्रिकेट टीम बनानी शुरू की थी। तो मुझे पहला जॉब मिला था 1986 फरीदाबाद के अंदर एज ए असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी नॉट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एस्कॉट्स के अंदर 20 साल की उम्र में। गजब परी। तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो वो तो मालूम ही नहीं, कहते क्रिकेट ना खेली होती क्या होते, नो आइडिया।
अरे भाई, बेस्ट मोमेंट ऑफ द फील्ड। हाँ, गलत जगह जा रहे हो, वहां जाना मना है वहां पर। फैमिली फैमिली से ऐसा मोमेंट जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, सबसे आपको लगता है ये मेरे लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट, अगर क्रिकेटिंग जर्नी को साइड रखा जाए, कौन सा वो मोमेंट है आपके लिए? देखिए, मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट क्या था कि मैं 16 साल का था जब मैं पहला रणजी ट्रॉफी मैच चंडीगढ़ में खेल रहा था, और मेरे फादर पेड़ के पीछे छुप के मैच देख रहे थे। वाह। एंड उसमें मुझे किसी ने ड्रिंक्स के टाइम में बताया कि वो पेड़ देखा चंडीगढ़ के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में, दूर से दिखता है, कोई इतना है नहीं, वो पेड़ के पीछे छुप के देखो तेरे डैड मैच देख रहे हैं। एंड आई गॉट 6 विकेट्स इन दैट गेम। तो आई कुड सी व्हेन आई वेंट होम, शाम को मैं घर पहुंचा तो मुझे आई कुड सी हिज फेस, यू नो, द हैप्पीनेस। क्योंकि मेरी मदर तो नहीं जाती, मेरी मदर ने तो मेरा कोई मैच नहीं देखा आज तक जिंदगी में, मतलब टीवी पे देखा होगा, शी इज नेवर बीन टू ए ग्राउंड। उनको टेंशन रहती थी, प्रेशर रहता था, उनको लगता था मैं जाऊंगी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, तो जो टीवी पे भी नहीं देखती थी। मैंने सुना है कि मुझे तो अभी अभी आती है कभी कभी, तो अभी आने वाली है, मैं माइट बी गो एंड गेट अप बिकॉज़ शी स्टेज इन पंचकूला, तो मैं उनको जाके लेके आऊंगा, तो अभी आना चाह रही हैं। वो फिर उनके साथ बैठ के पुरानी बातें करने का मजा आता है। तो वो ये बोलती थी, मैं पूछा, मैंने कहा आपने हैट्रिक तो देखी होगी मेरी। हाँ। इसे हैट्रिक, पहले पहले तो तुझे मार पड़ रही थी। मैं कहा अच्छा। कह रहे इतनी मार पड़ रही थी कि मुझे मुझे लग रहा था कि तू ड्रॉप हो जाएगा टीम से। फिर पहली विकेट मिली, मैं बहुत खुश हुई, मैं माता रानी के माथा टेकने गई, तो वहां माथा टेक के हट रही थी, दूसरी मिल गई। तो मुझे लगा कि माता रानी ने मेरे पे कृपा की है, मैं यहीं रुकूं। कह रही तीसरी मिली, तो मैंने वो देखा ही नहीं तेरी हैट्रिक की। अरे ये तो वो माँ मदर, को- माँ माँ ही होती है, तो इसलिए मतलब कभी मैं ना जिंदगी में मैं मदर से बात कर रहा था, कभी जिंदगी में मैं यार लिखना विखना पढ़ना वढ़ना मेरी आदत नहीं है। मैं आई लाइक, बिकॉज हम लोग स्टूडियो वाले लोग हैं, हमें देखना पसंद है बहुत, मतलब मैचेस देखते रहते हैं सारा दिन, वो करते हैं। कुछ लोग होते हैं पढ़ते हैं, अच्छे, इट्स गुड गुड वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग, आई डोंट हैव दैट। बट मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, जिंदगी में जरूर लिखूंगा किताब। मतलब मैंने क्या लिखनी, कोई लिखेगा मेरे लिए, मैं बोलता रहूंगा, वो लिखेगा कोई, आप लिख लेना। तो मैं किताब लिखूंगा, उसमें मैं ना बचपन की चीजें डालना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी, जैसे मैंने अभी आपको मदर की बात बताई कि हैट्रिक नहीं देखी मेरी मदर ने, मतलब उनसे एक्सप्लेनेशन पूछो तो मजा आ जाता है सुन के, यू नो। ऐसी चीजें हैं जो यू नो मजा आता है बताने का, सब, दैट इज इम्पोर्टेंट। परी, खूब मजा आया आपसे बात करके, खूब मजा आया, खूब सारी गुफ्तगू हमने आपके साथ में करी। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, उससे पहले जब हम लाइव एंड करें उससे पहले, परी आपको ग्राउंड पे देखा, आपको टीवी पे देखा, और आज आपसे वन ऑन वन बात करी। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान, सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी पारी, जो एक जने भूल जाते हैं आपकी एज में आके, जो फादर को आपने एक इंस्पिरेशन, एक रिस्पेक्ट जो आपकी एक अपने फैमिली के लिए, और उसके बाद एक डाउन टू अर्थ रह के अपनी स्टोरी बताना पारी। इट हैज बीन एन ऑनर फॉर मी टू स्पीक टू यू, इंजॉय थरली। और हाँ, इस लाइफ के बाद मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, और आपकी बायोग्राफी अगर मैं लिखता हूं तो मेरे लिए काफी एक मेमोरेबल मोमेंट होगा मेरी लाइफ का। बहुत अच्छा लगा पारी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू सो मच पारी।